बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर, हाँ, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम आने वाला है आगे। हालांकि अभी कोई तारीख या कोई दिनांक निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो बच्चों का रहता है कि सर एक मॉक टेस्ट जैसा कुछ अगर प्रावधान होता, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाते आपके पास, तो उसका कोई प्रावधान है क्या? अभी तक तो मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार अपन मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका जून के अंदर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जून एंड में वह एग्ज़ाम होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं मॉक टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। तो उसके कुछ सिस्टम पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, किस तरीके से वो रहेगा और किस तरीके से हम उस मॉक टेस्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे। और जो भी इंटरेस्टेड बच्चा होगा उसके बाद वो मुझसे संपर्क कर सकता है और उसमें ऐड हो सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अब मेरा ये मानना है कि ऑनली मॉक टेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो इसके साथ हम आपको जो हमारे नोट्स हैं, वन लाइनर्स या फिर जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब मॉक टेस्ट के अंदर हमने क्या सिस्टम किया है, जैसा मैंने सोचा है उसके हिसाब से 10 यूनिट आपकी है। हर यूनिट के 2 मॉक टेस्ट होंगे, जिसके अंदर 50-50 प्रश्न के सेट होंगे। मतलब हर यूनिट के 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा आपका। हर यूनिट के 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा। इसको हमने इस तरीके से करने की कोशिश की है कि जैसे कि मान लीजिए आज मंडे है फॉर एग्जाम्पल, हालांकि आज शनिवार है, आज मान लीजिए मैं मंडे मान लेता हूँ। मंडे को मॉर्निंग के अंदर एक मॉक टेस्ट हो गया और इवनिंग के अंदर एक मॉक टेस्ट हो गया। मींस एक दिन की एक यूनिट हो गई आपकी कंप्लीट। ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से 7 दिन के अंदर 7 डे 7 यूनिट कंप्लीट। ठीक है। मेरा मानना या मेरा मत ये है कि हम 10 दिन 10 डेज, संडे को मैं हटा देता हूं इसमें से, 10 दिन की अगर मैं बात करूं, 10 दिन के अंदर आपकी पूरी 10 यूनिट के मॉक टेस्ट हो गए। अब जो बच्चे आपके बाद, क्योंकि 15 दिन के आसपास ही मैं ये करूंगा, अब जो 5 दिन बचे उसके अंदर हम करेंगे मिक्स क्वेश्चंस का टेस्ट। हो सकता है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी यूनिट, कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चंस आ सकते हैं वहां पर। वहां कुछ फिक्स नहीं होगा, कहीं से भी कोई से भी प्रश्न आ सकते हैं। तीसरी बात, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट के बाद आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। तो ये 20 तारीख से हम इसको शुरू करने की योजना बना रहे हैं। 20 तारीख जो 20 मई आ रही है, हम उससे उसको शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम एक्सटेंड हो जाएगा, अगर मान लीजिए एग्जाम जुलाई में होता है तो उसके हिसाब से हम बीच में उसमें गैप कर देंगे। अदरवाइज ये 15 दिन का पूरा प्रोग्राम है, 15 दिन में आपके सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिक आपको टाइम दिया जाएगा, उतने ही टाइम में आपको वो पेपर करना होगा। अगर आप ज्यादा समय लेते हैं तो वो पेपर आपका बंद हो जाएगा। वो 50 मिनट, मान लीजिए मैंने 50 मिनट आपको दिए, तो 51 मिनट होते ही वो पेपर बंद हो जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, ऑनलाइन पेपर रहेगा। आपकी ईमानदारी ये है कि आप कोशिश करें उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर उसको दें। मोबाइल पर देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, मोबाइल पर भी आप दे सकते हैं। मैं लैपटॉप और कंप्यूटर इसलिए कह रहा हूं कि नेट के अंदर तकरीबन 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया होता है। और ऑनलाइन एग्जाम मोबाइल पे देना और ऑनलाइन एग्जाम लैपटॉप कंप्यूटर पे देने में बहुत फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे देते हैं तो आपको हैबिट हो जाएगा, थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे आप कि हाँ, भविष्य में अगर एग्जाम होता है तो मुझे किस तरीके से उसको देना है। और कोई दिक्कत नहीं है और कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक है। तो 20 तारीख से हम ये शुरू कर रहे हैं। 15 दिन का आपका प्रोसीजर रहेगा, 15 दिन का आपका पूरा क्लासेस रहेगा। 15 दिन के अंदर आपका सिस्टम इस तरीके से चलेगा। मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो भी बैचेज चल रहे हैं मेरे अभी नेट के जून वाले, वो ऑलमोस्ट 18-19 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। तो उनका भी फिर रिवीजन ही है, रिवीजन इन द सेंस उनको भी मॉक टेस्ट ही करना है। तो 20 तारीख से सिस्टम क्या रहेगा आपका, मैंने आपको बता दिया है। 20 तारीख से 15 दिन आप जोड़ के चलिए। मीन्स ऑलमोस्ट जून के फर्स्ट वीक में आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा। एग्जाम चाहे जून एंड में हो चाहे जून में ना हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो ये आपका मॉक टेस्ट का सिस्टम रहेगा।
इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि टाइम पर आधारित होगा, फिक्स होगा, एग्जैक्ट होगा जैसा एग्जाम में होता है। साथ साथ आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और साथ साथ इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट होंगे क्योंकि अब आपको आपकी रफ्तार बढ़ाने का समय आ गया है। अब ये थोड़ा हम करते हैं ना, लापरवाही करते हैं, वो चीज अब छोड़ दीजिएगा। एक टेस्ट आप सुबह दीजिए, एक पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा कि आज हम कौन सी यूनिट पढ़ेंगे, किस टाइम पर आपका पेपर होने वाला है। हर एक चीज का एक शेड्यूल आपको दिया जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आपका एग्जाम होगा। आपको एनरोल किया जाएगा, एनरोल के बाद आपको मेल के ऊपर या आपको आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे पेपर दिया जाएगा, उस पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा और आप आसानी से दे सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जो स्टूडेंट एनरोल हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एनरोल नहीं है वो ओनली मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड थी, सर मॉक टेस्ट कैसे करें, मॉक टेस्ट की कोई बता दीजिए। तो मैं ओनली मॉक टेस्ट 15 दिन का आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हों, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। आज का मुद्दा क्या है? आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जहां पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये समझाना क्या चाहता है। दूसरी बात, वैसी फिलॉसफी हमें 2-3 जगह और मिलती है। हम बात कर रहे हैं रेने डिकॉर्ट की। रेने डिकॉर्ट बेसिकली अगर मैं देखूं तो एक बुद्धिवादी दार्शनिक है, जिसको हिंदी में हम क्या इंग्लिश में कहते हैं रैशनलिज्म या रैशनलिस्ट। बुद्धिवादी एक ऐसी विचारधारा थी वेस्टर्न वर्ल्ड की जो ये कहती थी कि ज्ञान की प्राप्ति जो है उसमें बुद्धि ज्यादा सहायक है, ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि से होती है। एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, कई जगह पर आप लोग पढ़ते हैं या कई जगह पर आप लोग कहते हैं कि साहब बुद्धिवादी जो थे, रैशनलिस्ट जो थे, डिकॉर्ट, स्पिनोजा, लिबनिज, ये कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति केवल बुद्धि से हो। और जो अनुभववादी थे, जिसको आप इम्प्रेसिस्ट कहते हैं, लॉक, बर्कले, ह्यूम, ये कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति केवल अनुभव से होती है या केवल इंद्रियों से होती है। केवल शब्द हटा दीजिएगा इसमें से। यहां कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ पार्ट, ज्ञान की अधिकतम जो प्राप्ति है, अधिकतम ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बुद्धि से होती है या अनुभव से होती है। ठीक है, 100% दर्शन शास्त्र में 100% नहीं होता, फिलॉसफी में कुछ भी आदर्श नहीं होता, फिलॉसफी चलती है संभावनाओं के ऊपर। यह अधिकतम का मतलब 100% नहीं है, यह अधिकतम का मतलब है ये, अगर ये रेशो है तो इसमें ये वाला पार्ट अधिकतम है। जरूरी नहीं है अधिकतम इसे ही हम कहें 100:0, ये अधिकतम है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको देखने पर मुझे ये ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा है, 51-49 के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ज्यादा है। तो यहां कहा गया ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि जो है सबसे ज्यादा सहायक होती है ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, ये बुद्धिवादी लोग थे। अब डिकॉर्ट का एक प्रिंसिपल आता है संदेह पद्धति। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये संदेह पद्धति जो है इसके कारण डिकॉर्ट को इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क बना दिया कि डिकॉर्ट हमेशा संदेह करता है, हर चीज पर संदेह करता है। अब डिकॉर्ट में या लोगों के विश्वास को एक वेट कहां से मिला, मैं कहूं कि एक पक्ष कहां से मिला, जब डिकॉर्ट ये कहता है कि मैं हर एक वस्तु पर, हर एक तथ्य पर संदेह करता हूं, लेकिन मैं इस पर संदेह नहीं करता। मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है, मेरे पास विचार है इसलिए मेरा अस्तित्व है। मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं सोच सकता हूं क्योंकि मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है। बुद्धि का काम है सोचना, सोचने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति में संदेह सबसे महत्वपूर्ण है। ये डिकॉर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि संदेह सबसे महत्वपूर्ण है। तो लोगों ने कहा साहब डिकॉर्ट तो संदेहवादी दार्शनिक हो गया, डिकॉर्ट तो गलत दार्शनिक हो गया। समझने की कोशिश कीजिए डिकॉर्ट क्या कहता है। जब मैं डिकॉर्ट की फिलॉसफी कई बार पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार डिकॉर्ट की जो फिलॉसफी है और जो बुद्ध की जो फिलॉसफी थी, भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी थी, 4 आर्य सत्य की, लगभग वैसी फिलॉसफी डिकॉर्ट ने एज इट इज बोल दी। ये संयोग भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बट समानता बहुत है दोनों के अंदर। देखिएगा रेने डिकॉर्ट क्या कहता है। रेने डिकॉर्ट कहते हैं साहब ज्ञान जब प्राप्त मैं कर रहा हूं, ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में मुझे 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, 4 स्टेजेस मुझे क्रॉस करनी होती है। ठीक है, 4 स्टेजेस डिकॉर्ट क्या कहते हैं?
पहली स्टेज, किसी भी समस्या को, परिस्थिति को समझिए। सबसे पहले उसको समझना जरूरी है कि वो क्या है, वो क्यों है, कहां से आई है। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दी, आप उस पहले प्रॉब्लम को समझिए कि वो क्या है। समझ लिया, ठीक है। सेकंड स्टेज, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अब उस पार्ट्स को जो डिवाइड कर लिया आपने, तो थर्ड जगह पर आ जाइए। डिवाइड करने के बाद आप उसको इजी से टफ, आसान से मुश्किल की तरफ समाधान करते हुए उसका चलते जाइए, और अंत में चेक कीजिए कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कुछ बच तो नहीं गया, और अंत में आप पाएंगे आपने समाधान कर लिया है। तो डिकॉर्ट की जब संदेह पद्धति की मैं बात करता हूं तो मैं इस मेथड को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करता हूं। ये मेथड डिकॉर्ट ने दिया, इसका मेथड का मतलब क्या है? ये मेथड कोई साधारण मेथड नहीं है। गणित के अंदर, कंप्यूटर के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। पहले समस्या को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद इजी टू टफ के तरफ चला जाता है, और फाइनली कंक्लूजन निकाल कर दे दिया जाता है, भैया ये लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 2x3x4x, तो ये इक्वेशन आपके सामने 2x3x4, और इसको आगे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए +2+3+9 -8 -7, ऐसे मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ी इक्वेशन लिख दी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसमें अलग अलग साइंस लिख दिए, प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, ठीक है, सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा? मैं इसको अलग अलग कर लूंगा। कि मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने अलग लिख लिया, प्लस प्लस वाला अलग लिख लिया, और माइनस वाला मैंने अलग से लिख लिया। हो गया। अब मैं क्या करूंगा? सिस्टम बना लूंगा कि इस तरीके से मुझे चलना है। जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस और माइनस, इस तरीके से एक सीक्वेंस हमारी फिक्स रहती है। करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया, इसको मैंने सॉल्व करके कह दिया कि साहब ये भी मैंने सॉल्व कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और इसका आंसर आ गया x। अब मैं क्या करूंगा? एक बार और चेक करूंगा, 1 2 3, ठीक है, इसका आंसर x सही है, बात खत्म। तो ये एक मेथड हो गया, या फिर एक प्रोसीजर हो गया, जिसमें हम इस तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। डिकॉर्ट कहता है ज्ञान की प्राप्ति जब आप करनी है, नॉलेज जब आपको लेनी है, तो उसकी शुरुआत हम संदेह से करते हैं। जैसे कि बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जो ज्ञान है या जो जीवन है, उसकी शुरुआत दुख से होती है। तो यहाँ दुख के ऊपर आप पॉइंट आउट मत होइए, दुख के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित मत कीजिए। आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए किसके ऊपर? समझ के ऊपर, समझदारी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। नॉलेज किसकी? दुख की नॉलेज, कि हमें दुख को जानना जरूरी है। सबसे पहले दुख को जाना जाएगा, उसके बाद दुख के कारणों को जाना जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा और सॉल्व कर दिया जाएगा। सेम एज डिकॉर्ड कह रहे हैं, सबसे पहले संदेह किया जाएगा, उसके बाद उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाएगा, उसके बाद उसका समाधान निकाला जाएगा, और बात खत्म हो जाएगी। डिकॉर्ड के संदेहवाद को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे डिकॉर्ड का संदेहवाद ज्ञान की शुरुआत है। जैसे कि बुद्ध धर्म का दुख जो है वो सुख को पहचानने की शुरुआत है। डिकॉर्ड कहता है मैं संदेह हमेशा नहीं करूंगा, मैं अंत तक संदेह नहीं करूंगा, मैं जीवन भर संदेह नहीं करूंगा। मैं संदेह कब करूंगा? मैं संदेह केवल उस अवस्था तक ही करूंगा जिस अवस्था में मैं खुद को नहीं जान लेता। जिस वक्त मैंने खुद को जान लिया, हु एम आई, उस वक्त मैं संदेह करना भी छोड़ दूंगा। इट मीन्स डिकॉर्ड की जो फिलॉसफी है उसको आप इंडियन फिलॉसफी के साथ ज्यादा रिलेटेड मान सकते हैं। भारतीय दर्शन क्या कहता है कि दर्शन की जो यात्रा है, ज्ञान की जो यात्रा है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर अंदर है, अंदर की तरफ आइए। डिकॉर्ड क्या कह रहे हैं कि मैं संदेह उस वक्त खत्म कर दूंगा जिस वक्त मैं ये जान लूंगा मैं क्या हूं, हु एम आई, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। मैं खुद पर संदेह नहीं करता, मैं स्वयं पर संदेह नहीं करता। तो डिकॉर्ड के संदेह को हम देखें तो शुरू होता है ज्ञान की शुरुआत से, कि साहब ज्ञान की शुरुआत के लिए संदेह आवश्यक है।
लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जब मुझे हो जाती है तब कोई संदेह नहीं रहता, तब संदेह समाप्त हो जाता है। अब इसको हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आलोचना करी कि डिकॉर्ड जो है पूर्णतः संदेहवादी है, डिकॉर्ड हर चीज पर संदेह करता है और ज्ञान पर संदेह करता है। ऐसा थोड़ी होता है। समझने की कोशिश कीजिए, ये बुद्धिवादी दार्शनिक है, ये गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। ये डिकॉर्ड कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गणितज्ञ है। इसको पता है गणित के अंदर समाधान किस तरीके से किए जाते हैं। जब भी आप किसी चीज का समाधान ढूंढते हैं तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये संदेह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाउट को बता रहा है। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। दो स्टेटमेंट लिखता हूं मैं आपके सामने। राम गया, राम गया, सेम स्टेटमेंट है। इसके आगे मान लीजिए मैं फुल स्टॉप लगा देता हूं या पूर्ण विराम लगा देता हूं और इसके आगे मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूं, तो दोनों में फर्क हो गया। एक स्टेटमेंट कह रहा है राम गया, सिंपल स्टेटमेंट है कि राम गया, ये डिक्लेरेशन हो रहा है, घोषणा हो रही है। दूसरे में संदेह किया जा रहा है, राम गया मतलब पूछा जा रहा है, यहां डाउट है, कंफर्मेशन नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है संदेहात्मक दृष्टिकोण। आप डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, क्यों? इसकी प्राप्ति के लिए। आप कहेंगे हाँ राम गया, ठीक है। आप कहेंगे नहीं राम नहीं गया, ठीक है। तो डिकॉर्ट कहते हैं कि जब तक संदेह नहीं आएगा तब तक आप जिज्ञासा को कैसे पैदा करेंगे। संदेह से जिज्ञासा पैदा होती है, जिज्ञासा के कारण आप ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं, और जब आप ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस खोज के अंदर, इस ढूंढ के अंदर आप किसे खोज लेते हैं? आप उस परम सत्य को खोज लेते हैं जो केंद्र में छिपा हुआ है, जो अंदर छिपा हुआ है। भले वो मेरे अंदर हो, भले वो समस्या के अंदर हो, भले वो किसी के भी अंदर हो, हम उस केंद्र को ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही मैं उस केंद्र को ढूंढ लेता हूं तो संदेह समाप्त हो जाता है, डाउट खत्म हो जाता है, फिर कोई संदेह नहीं।